दोस्तों, मुंबई से चलने वाली ट्रेन जब उड़ीसा के लिए निकलती है तो इसी ट्रेन के अंदर एक लड़का और एक लड़की का मुलाकात होता है। दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद कर लेते हैं, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्ती का अंत इतना भयानक होगा किसी ने सोचा नहीं था। बाकी में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसलिए आइए हम लोग जानते हैं इस कहानी को कि आखिरकार इसमें हुआ क्या था। तो इस घटनाक्रम में आगे बढ़ने से वही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, जय सीताराम। आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। आज की जो ये सच्ची घटना है वो है महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर का। मुंबई शहर का ही एक गांव पड़ता है कुर्ला। कुर्ला में ही मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। बात कर रहा हूं मैं 19 नवंबर के सुबह की। दरअसल इसी मेट्रो कंस्ट्रक्शन पर जब लोग सुबह सुबह काम करने के लिए आते हैं तो लोग देखते हैं कि इसी जगह पर एक लवारिस सूटकेस पड़ा हुआ है, जो कि देखने में लोगों को बहुत अजीब सा लग रहा होता है। और लोग वहाँ के जो होते हैं वो बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से काम लेते हैं। इसकी सूचना वो लोग तत्काल पुलिस को दे देते हैं। हालांकि इसकी जानकारी जब पुलिस को मालूम चलती है तो पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचती है और जब पुलिस उस सूटकेस को देखती है तो पुलिस भी डर जाती है और हाथ नहीं लगाती है। पुलिस को लगता है कि शायद उस सूटकेस के अंदर बम रखा होगा, इसलिए पुलिस अब जो है बम स्क्वाड टीम को इसकी सूचना देती है। फिर जब वहां पर बम स्क्वाड की टीम पहुंचती है वो भी बहुत समझदारी से उस सूटकेस को ओपन करती है। हालांकि पुलिस जब उस सूटकेस को ओपन करती है तो उस सूटकेस के अंदर एक लड़की का डेड बॉडी मिलता है, जिस लड़की का उम्र लगभग 24-25 साल है। हालांकि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस लड़की के शरीर के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। उस लड़की के गले पर जो निशान लगा था उस निशान को देख करके पुलिस साफ अंदाजा लगा लेती है कि इसका गला दबा करके हत्या किया गया है। लेकिन उस घटना स्थल पर पुलिस को ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिलता है जिससे कि पुलिस किसी भी चीज की पहचान कर सके। हालांकि पुलिस इसके बाद उस लड़की के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक पुलिस उस लड़की के बारे में कुछ जान न ले, पुलिस एक कदम अपना आगे नहीं बढ़ा सकती है। इधर पुलिस धारा 302 का अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है। इसके बाद इस केस में आगे बढ़ने के लिए उस लड़की का पहचान करने के लिए उस लड़की का एक फोटो खींच लेती है और एरिया के तमाम थाने में उसके फोटो को सर्कुलेट कर देती है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर देती है। इधर पोस्ट करने के बाद जैसे ही 3 से 4 घंटे का समय गुजरता है, एक महिला रोते बिलखते हुए कुर्लक पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर जाकर के पुलिस वालों से कहती है, साहब मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि वो हमारा ही बहन है। मरने वाली महिला का नाम होता है प्रतिमा पवन। वो महिला रोते बिलखते हुए कहती है कि हमारी बहन जो है वो धरावली इलाके में अपने पति मनोज के साथ रहती थी और हाउस कीपिंग का काम करती थी। इधर जब उस महिला के डेड बॉडी का शिनाख्त हो जाता है तो पुलिस सबसे पहले अब धरावली में जाती है उस महिला के घर, उस महिला के पति से पूछताछ करने के लिए। लेकिन जब पुलिस उस महिला के घर पर जाती है तो देखती है कि बाहर जो है वो ताला लॉक है। इधर पुलिस जब मनोज के बारे में वहां पर रहने वाले मनोज के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो वहीं के रहने वाला पड़ोसी कुछ बताते हैं कि मनोज जो है आज ही सुबह 11 बजे के आसपास अपने घर से एक सूटकेस लेकर के बाहर निकला हुआ है। इधर पुलिस जब और मनोज के बारे में लोगों से पूछताछ करती है तो मनोज के पड़ोसी ये भी बताते हैं कि मनोज बता रहा था कि हमारे बहन का काफी ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए हम जो है अपने घर जा रहे हैं। लेकिन पुलिस जब मनोज के बारे में पूछताछ करती है कि आखिरकार मनोज रहने वाला कहाँ का है तो लोग बताते हैं कि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि मनोज जो है उड़ीसा का रहने वाला है।
हालांकि इसके बाद पुलिस को लगता है कि जब लोग बता रहे हैं कि मनोज जो है सुबह 11 बजे के आसपास अपने घर से निकला है, तो पुलिस को लगता है कि वो शायद रेलवे स्टेशन पर गया होगा ट्रेन पकड़ने के लिए। इसीलिए पुलिस अब मनोज को ढूंढते हुए अपने टीम के साथ लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर जाती है और पता नहीं फिर पुलिस को वहां पर एक व्यक्ति को देख करके क्यों उस व्यक्ति के ऊपर शक हो जाता है। इधर जब वो व्यक्ति पुलिस को देखता है तो वो भी पुलिस को देख करके भागने लगता है। इसके बाद पुलिस जो है दौड़ा करके उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब पुलिस उस व्यक्ति से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम मनोज ही बताता है। इसके बाद फिर पुलिस मनोज को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है। थाने में लाने के बाद पुलिस जब उसके पत्नी प्रतिमा के बारे में पूछताछ करती है तो बिना किसी शक के दबाव के मनोज जो है अपना सच्चाई कबूल कर लेता है। मनोज जो है पुलिस वालों से कहता है कि प्रतिमा हमारी पत्नी नहीं थी, लेकिन हम उसको मारना भी नहीं चाहते थे। इधर जब पुलिस वालों को सारी सच्चाई मनोज बताता है तो पुलिस भी सुन करके मनोज को एकदम से देखती ही रह जाती है। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है 4 साल पहले सन 2020 में। जब लॉकडाउन का समय आया था तो जो भी व्यक्ति अपने घर छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गए थे तो लॉकडाउन में वो व्यक्ति वहीं पर फंस गए थे। सन 2020 में जब लॉकडाउन लग जाता है तो सारे जगह का सारा काम बंद हो जाता है। तो प्रतिमा जो होती है उसका भी काम बंद हो जाता है। तो वो भी मुंबई से उड़ीसा अपने घर आने के लिए ट्रेन पकड़ती है। लेकिन मुंबई जब प्रतिमा जिस ट्रेन के बोगी में जाकर के बैठती है, उसी बोगी में जहां पर प्रतिमा बैठी होती है उसके आगे वाले सीट पर मनोज भी बैठा होता है। दरअसल इधर मनोज जो होता है वो भी उड़ीसा प्रदेश का ही रहने वाला होता है। इसलिए जो है जब उस रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती है तो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, तो दोनों में बातचीत होने लगता है। इधर बातचीत होने के दौरान उन दोनों को ये मालूम चलता है कि दोनों एक ही प्रदेश और एक ही जगह के रहने वाले हैं और एक ही जाति बिरादरी के हैं। इधर बातचीत करते ही दौरान उन दोनों को एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद फिर वो दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे को दे देते हैं। इधर जब प्रतिमा अपने घर आ जाती है, घर आने के बाद फिर जो है वो मनोज के नंबर पर फोन करती है और उससे अक्सर बातचीत किया करती थी। इसी दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। इधर लॉकडाउन लगभग 2 साल तक रहता है और इन 2 सालों के बीच में प्रतिमा जो है अपने घर ही रहा करती थी। इधर जब सन 2022 में लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो प्रतिमा जो है फिर से मुंबई आ जाती है और अपने धरावी वाले कमरे में शिफ्ट होकर के वो हाउसकीपिंग का काम करने लगती है। इधर जब प्रतिमा मुंबई अपने कमरे में आ जाती है तो अपने कमरे से ही वो मनोज के नंबर पर फोन करती है। प्रतिमा जब फोन लगा करके मनोज का हाल समाचार लेती है तो मनोज कहता है, मैं तो अभी अपने घर में ही पड़ा हूँ, इधर कुछ काम धंधा ही मुझे नहीं मिल रहा है। फिर प्रतिमा जो है मनोज को सुझाव देते हुए कहती है कि तुम मुंबई में आकर के कहीं पर काम धंधा ढूंढ के काम करो। लेकिन मनोज कहता है कि मैं मुंबई में तो आ जाऊंगा, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ पर। इस पर प्रतिमा जो है मनोज को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें रहने की कोई टेंशन नहीं है, तुम मेरे पास ही रह जाना। इधर जब प्रतिमा मनोज को रहने की अपने पास इजाजत दे देती है तो फिर मनोज जो है अपने गांव से अगले दिन ही मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लेता है और प्रतिमा के पास चला जाता है। इधर वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं, बल्कि वो लिविंग रिलेशन में रहने लग जाते हैं। इधर फिर कुछ दिन का समय गुजरता है तो मनोज को एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिल जाता है। इधर जब दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लग जाते हैं तो प्रतिमा जो होती है वो अपना सारा कुछ मनोज के हवाले कर देती है। क्योंकि दोनों ठीक ठाक पैसे कमा रहे होते हैं तो दोनों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इधर मनोज जो अपना महीने का पूरा पैसा कमाता था, उस सारे पैसों को मनोज जो है अपने घर भेज दिया करता था। इधर मनोज जो है प्रतिमा के ऊपर भी 1 रुपए खर्च नहीं करता था अपना। हालांकि इधर प्रतिमा मनोज को कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन एक दिन प्रतिमा के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और जब प्रतिमा मनोज से कुछ पैसे मांगती है तो मनोज जो है प्रतिमा को पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देता है। इस बात पर प्रतिमा जो है
मनोज पर एकदम से गुस्सा आ जाती है। इसके बाद प्रतिमा जो है मनोज को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा अभी से ये स्थिति है तो तुम जब हमारे साथ शादी कर लोगे तो तुम हमारा खर्चा कैसे उठा पाओगे। इसके बाद भी मनोज जो होता है प्रतिमा को पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर इस बात पर उन दोनों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हालांकि इधर इन दोनों का बात इतना भी आगे नहीं बढ़ता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन इधर प्रतिमा जब अब फोन पर किसी दूसरे से बातचीत करती है तो पता नहीं मनोज को क्यों प्रतिमा के ऊपर शक हो जाता है। मनोज को लगता है कि शायद अब ये दूसरे से बातचीत करती है। हालांकि इसके बारे में मनोज जब प्रतिमा से पूछता है कि तुम किससे बात करती हो तो इस पर प्रतिमा मनोज को जवाब देते हुए कहती है कि तुम जब मेरा खर्च उठा ही नहीं सकते हो, मेरा कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो तुम पूछने वाले कौन होते हो कि मैं कहाँ बात करती हूँ और किससे बात करती हूँ। प्रतिमा जब मनोज को इस तरह का जवाब देती है तो मनोज को काफी ज्यादा बुरा लगता है। मनोज प्रतिमा से प्यार तो करता ही था, लेकिन मनोज को ये अच्छा नहीं लगा कि मनोज को रहते हुए प्रतिमा किसी दूसरे से बातचीत करे, जिसके वजह से अब मनोज को कहीं न कहीं प्रतिमा के प्रति शक पैदा हो जाता है और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि प्रतिमा का किसी से चक्कर नहीं चल रहा हो। इसके बाद से अब जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है मनोज भी चिड़चिड़ापन हो जाता है और इधर प्रतिमा जब भी मनोज से पैसे मांगती है तो मनोज जो है पैसा नहीं देता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। लेकिन इसी बीच 18 नवंबर के रात्रि के समय जब मनोज अपने घर पर पहुंचता है, प्रतिमा जब मनोज से पैसा मांगती है तो मनोज जो है पैसा देने से इनकार कर देता है और इसी बीच उन दोनों के बीच में काफी जोर की टक्कर हो जाती है, जिसके वजह से मनोज जो है गुस्से में आकर के प्रतिमा को एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन इधर प्रतिमा जो होती है वो भी मनोज के थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर प्रतिमा जो होती है वो भी मनोज को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और फिर मनोज का गुस्सा जो है सातवें आसमान पर हो जाता है। और फिर मनोज जो है उस रात प्रतिमा के ऊपर इतना गुस्सा हो जाता है कि लगभग रात के 10 बज रहे होते हैं और प्रतिमा जो अपने गले में चुन्नी लगाई थी उसी चुन्नी को मनोज जो है इतना जोर से उसके गले में लपेट करके खींचता है कि प्रतिमा का वहीं पर सांसें रुक जाती है और घटना स्थल पर ही प्रतिमा की मौत हो जाती है। इधर जब प्रतिमा की मौत हो जाती है तो अब मनोज भी काफी ज्यादा डरने लगता है। आखिरकार जब पुलिस को ये मालूम चलेगा तो हमें जेल हो जाएगा। फिर मनोज जो है प्रतिमा के डेड बॉडी के पास ही बैठ करके काफी ज्यादा सोचता है कि आखिरकार इसके डेड बॉडी को कहाँ पर ठिकाने लगाएं। तभी मनोज का नजर घर में रखा हुआ एक सूटकेस के ऊपर जाता है। फिर मनोज जो है उस सूटकेस के पास जाता है और उस सूटकेस में जितना भी कपड़ा रखा हुआ होता है उसको बाहर निकाल देता है। फिर उस सूटकेस को लेकर के प्रतिमा के डेड बॉडी के पास आता है। फिर और प्रतिमा के डेड बॉडी से सारा कपड़ा उतारता है और किसी भी प्रकार से उस सूटकेस में प्रतिमा के डेड बॉडी को पैक कर देता है। इसके बाद से जब रात्रि के 12 बज जाता है तो फिर मनोज एक ऑटो बुक करता है। हालांकि मनोज जो है उस ऑटो पर बैठ जाता है, लेकिन मनोज को समझ नहीं आता है कि आखिरकार प्रतिमा के डेड बॉडी को कहां पर ठिकाना लगाया जाए। इधर 1-2 घंटे का समय गुजर जाता है, ऑटो चल ही रहा होता है। बीच बीच में जो ऑटो वाला होता है वो मनोज से पूछता है, लेकिन मनोज जो है ऑटो वाले को कुछ जवाब नहीं देता है। आखिरकार 2 घंटे बाद ऑटो वाला मनोज को कुर्ला इलाके में उतार देता है। इधर मनोज जो होता है उस सूटकेस को लेकर के जहां तहां घूमता है। मनोज को समझ ही नहीं आता है कि उस सूटकेस को कहां पर रखे। फिर मनोज को दिखाई देता है कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, लेकिन वहां पर उस समय कोई वर्कर नहीं होता है। फिर मनोज उसी मेट्रो कंस्ट्रक्शन के काम जहां पर चल रहा होता है वहीं पर उस सूटकेस को ठिकाने लगा करके वो वापस प्रतिमा के घर आ जाता है। इधर मनोज जब प्रतिमा के रूम पर आ जाता है वो एकदम से गहरी नींद में सो जाता है और इतने गहरी नींद में सो जाता है कि सुबह के लगभग 10 बजे उसकी नींद खुलती है। तो जब वो जगता है तो एकदम से घबरा जाता है और फिर वो अपना कपड़ा उपड़ा पैक करता है। दरअसल मनोज जो है वो अपने गांव आना चाहता था। फिर वो लगभग 11 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां पर ट्रेन पकड़ पाता उससे पहले मनोज के पास पुलिस पहुंच जाती है।
वाकई में दोस्तों, जब पुलिस वालों को मनोज इस घटनाक्रम के बारे में बताता है तो पुलिस फिर मनोज को अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है और वहां से मनोज को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।